हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पाथफाइंडर क्लासेस। तो चलिए आज हम एट्थ क्लास, आज हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। वो है हमारा क्लास 8 का। ये है क्लास 8 का पॉलिटिकल साइंस यानी कि नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र, ओके। तो ये जो हमारा नागरिक शास्त्र है, इसका हम आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज इसका है फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान। यानी कि आज हम पढ़ेंगे कि भारत की जो संविधान है वो कैसे है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। तो पहले हम इसमें समझ लेंगे स्टूडेंट कि ये जो भारतीय संविधान है ना, ये भारतीय संविधान आखिर है क्या। भारत की संविधान कैसी है इसके बारे में तो हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम पढ़ ले रहे हैं कि भारतीय संविधान क्या चीज़ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को और पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या कि ये भारतीय संविधान यानी कि संविधान होता क्या है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, ये जो संविधान होता है ना, ये क्या है, ये हमारा, मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ, लिख के समझा दे रहा हूँ कि संविधान संविधान मूल सिद्धांत, मूल सिद्धांत, मूल सिद्धांतों या स्थापित नज़ीरों का, या स्थापित नज़ीरों का, नज़ीरों का एक समुच्चय है। क्या है? एक समुच्चय है। एक समुच्चय है जिससे कोई राज्य, पहले मैं आपको लिख दे रहा हूं, जिससे कोई राज्य, जिससे कोई राज्य या अन्य संगठन, क्या, या अन्य संगठन, या अन्य संगठन, या अन्य संगठन अभिशासित होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट? अभिशासित। मैं सब आपको समझा दे रहा हूं। अभिशासित, अभिशासित होते हैं। ओके, तो आपने क्या पढ़ा, मैं पहले इस लाइन को मैं समझा दे रहा हूँ कि आखिरकार ये क्या बोला जा रहा है। आप देखिए स्टूडेंट, क्या बोला गया, ये हम संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारा जो 8 क्लास का चैप्टर है ना, ये है संविधान, और हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आप इतना याद करिएगा कि इसमें हम पूरे भारतीय संविधान के बारे में उतनी जानकारी हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये 8 क्लास है। आप जैसे जैसे क्लास को बढ़िएगा वैसे वैसे आपका जो ये टॉपिक है, यानी कहने का मतलब संविधान का चैप्टर है, ये क्या होगा और डीपली चैप्टर पढ़ने के लिए मिलेगा। लेकिन मैं इसमें ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी दे पाऊँ, यानी क्वालिटी वाइज दे पाऊँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि संविधान है क्या। तो संविधान जो है ना, मूल सिद्धांतों का स्थापित, सॉरी, संविधान जो है मूल सिद्धांतों या स्थापित नज़ीरों का एक समुच्चय, यानी कि स्थापित किसी भी रूल रेगुलेशंस, यहाँ पे हम क्या कर दिए, यहाँ पे समुच्चय बनाए हुए हैं, एक सिद्धांत बनाए रखे हुए हैं, जिससे क्या होता है, कोई भी राज्य या अन्य संगठन अभिशासित होता है, शासित होता है। यानी कि अगर आप, मैं आपको एक लाइन में अगर ये बताऊं स्टूडेंट कि ये संविधान जो है ना, ये एक प्रकार का मैग्ना कार्टा है। कहने का मतलब है कानून है, एक प्रकार का। क्या है? ये कानून है। और इसी संविधान के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, ये जितने भी भारतवासी हैं, हम भारत के जितने भी लोग हैं, इसी संविधान के अकॉर्डिंग हमें भारत में रहना पड़ता है और इसी के संविधान के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है, यानी इसके साथ साथ हमें चलना पड़ता है। यानी कि हमारा जो सबसे बड़ा यानी कि हम पे कौन अभिशासित है, कौन शासन करता है, तो संविधान है। यानी कि जो संविधान है हमारा, ये संविधान हमें अपने सिद्धांतों पे चलने के लिए सिखाता है। ओके, तो आप यहाँ पे क्या पढ़े, ये जो संविधान है, इसमें जितनी भी बातें लिखी गई है, आपने पढ़ा होगा या आपने सुना होगा, किसी इंसान को किसी केस में ये मिला, या आपने सुना होगा SC ST का नाम सुना होगा, ये सब संविधान में लिखा गया है, इनको इतनी छूट है। या आपको जैसे कि संविधान में ये दे दिया गया कि आपके जैसे मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, ये सब किस में लिखा जाता है, ये सब संविधान में लिखा जाता है। ओके,
तो ये बहुत सारे आप जब संविधान में पढ़िएगा ना, संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद आएंगे आपको पढ़ने के लिए, उसमें भाग आएगा पढ़ने के लिए, उसमें संशोधन पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन वो सब कम्पिटिटिव लेवल के जब आप बुक्स पढ़िएगा उसमें ऐसे चैप्टर्स मिलते हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं कि जो संविधान है ये मूल सिद्धांतों या स्थापित नज़ीरों का समुच्चय है, जिससे कोई राज्य, यानी कि हम जैसे हम बिहार में हैं, कोई यूपी में है, कोई महाराष्ट्र में है, ये सारे पूरे भारतवासी पे ये लागू होता है संविधान। ओके, या अन्य संगठन या कोई भी संगठन हो, ओके, तो अभिशासित तो क्या होता है, ये संविधान के अकॉर्डिंग अभिशासित होते हैं। ओके स्टूडेंट, और मैं आपको इसमें एक और पॉइंट में बता दूं कि ये जो हमारा संविधान है ना बच्चों, स्टूडेंट, इसमें क्या हो जाएगा, यह क्या है, यानी कि किसी संस्था को प्रचलित करने के लिए, क्या, यानी कि जो हमारा ये संगठन है, संविधान है, ये जो संविधान है स्टूडेंट, हम इसके बारे में ये समझ लें कि जो संविधान है ये किसी संस्था, क्या करता है, ये किसी संस्था, ये किसी संस्था को प्रचलित करने के लिए, किसको, संस्था को प्रचलित करने के लिए, प्रचलित करने के लिए, प्रचलित करने के लिए बनाया हुआ क्या है, ये दस्तावेज है, बनाया हुआ के लिए बनाया हुआ एक प्रकार का संहिता बोल सकते हैं आप। जय संहिता आपने नाम सुना होगा, महाभारत को बोलते हैं संहिता, या हम इसको बोल सकते हैं स्टूडेंट दस्तावेज। क्या बोलते हैं बच्चे, दस्तावेज। ओके, संहिता या दस्तावेज है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि किसी संस्था को, यानी किसी भी इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए, उसको प्रचलित करने के लिए ये बनाया हुआ एक दस्तावेज है, यानी कि इसके नियमों के हिसाब से ही सारी संस्थाएं हम चला सकते हैं। इनके नियमों के खिलाफ हम, संविधान के नियमों के खिलाफ हम नहीं जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ को और देखते हैं। अब ये क्या है, ये जो हमारा संविधान है ना स्टूडेंट, ये प्रायः लिखित रूप में होता है। यह क्या होता है, यह प्रायः क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यह प्रायः जो होता है वो लिखित रूप में मिलता है। किस रूप में मिलता है, ये लिखित रूप में होता है। किसमें होता है, लिखित रूप में होता है। ओके स्टूडेंट, ये किस रूप में मिलता है, ये लिखित रूप में मिलता है। अगर मैं इसमें ये बात बता दूं कि यह वह विधि है, अभी लिखित रूप में तो मिलता है, अगर मैं इसमें एक और बात मैं बोल दूं कि यह जो विधि है ना, यह वह विधि है, एक मिनट, यह जो है ये क्या है, यह वह विधि है, यह वह विधि है जो किसी राष्ट्र के, क्या है स्टूडेंट, जो किसी राष्ट्र के, जो किसी राष्ट्र के शासन का आधार है। क्या है, किसी राष्ट्र के शासन का आधार है। ओके, अब इतना आप समझ लीजिए कि जो हमने यहाँ पे संविधान आपने पढ़ा, ये सब संविधान क्या है, आप यहाँ पे आपने ये देख लिया। अगर मैं आपको इसमें कुछ और हट के बता दूं कि ये जो है ना बच्चों, स्टूडेंट, ये जो हमारा है, अगर मैं पॉइंट को लेके बता दूं, जैसे मैंने अभी आपको अनुच्छेद के बारे में बात किया था, अभी मैंने आपसे भाग के बारे में बात किया था, और अभी मैंने आपसे संशोधन के बारे में बात किया था। तो आप एक बात ऐसा समझ लीजिए कि भारत का जो संविधान है वो विश्व के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ओके, यानी कि आप स्टूडेंट ये समझ लीजिए कि भारत का जो संविधान है ना, भारत का संविधान, आप इसको बहुत अच्छे से समझते चलिएगा। भारत का संविधान जो है ये क्या है, विश्व के, क्या, विश्व के किसी भी, विश्व के किसी भी, विश्व के किसी भी जो संप्रभु देश हैं, यानी कि जो बहुत अच्छे लेवल के हैं, यानी कि वो क्या है, विकसित देश है, यानी कि संप्रभु देश, संप्रभु देश का क्या है, ये संप्रभु देश का सबसे लंबा, क्या है, संप्रभु देश का सबसे लंबा
लिखित संविधान है। क्या है? लिखित संविधान है। लिखित संविधान। ओके स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पे क्या पढ़ा है आपको कि ये जो संविधान है ना, विश्व के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। किसका? भारतीय संविधान। ओके, लिखित बोलेगा तब, और लिखित बोलेगा तो अमेरिका हो जाएगा हमारा। ओके, अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। अब अगर हम बात कर दें कि आप ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कहने का मीन्स है कि जो भारत है ये क्या है, ये किस भाषा में संकलन है, तो अंग्रेजी भाषा में लिखित है। और इसमें मैं बता दूं कि कितने शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें जो शब्द है ना स्टूडेंट, ये लगभग 146 और 385, ये हमारे क्या है, इसमें शब्दों का इस्तेमाल, इतने शब्दों का इस्तेमाल किया गया है इसमें। ओके, अगर मैं तीसरा, अगर नेक्स्ट पॉइंट बोलूं तो इसमें कितने भाग हैं स्टूडेंट, आपको याद कर लीजिए कि इसमें 25 भाग हैं। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि इसमें कितने अनुच्छेद हैं, आर्टिकल जिसको बोलते हैं, अगर ये मैं अनुच्छेद की बात अगर बोल दूं तो स्टूडेंट इसमें कितने अनुच्छेद है? 448 अनुच्छेद हैं। ओके, अगर मैं बोल दूं कि अनुसूची कितनी है बच्चों इसमें, तो अनुसूचियाँ कितनी है? अनुसूचियाँ की जो संख्या है वो है 12। शुरुआत में 8 था। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने आपको अनुसूचियों के बारे में बता दिया। और संशोधन की अगर मैं बात कर दूं ना स्टूडेंट, संशोधन, तो संशोधन कितने हो जाएंगे, जिसको हम अमेंडमेंट बोलते हैं। क्या हो जाएगा? संशोधन। संशोधन हमारे पास कितने हैं भारत में? 104 है। अगर आप बोलिए कि इसको अलग अलग पढ़ने के लिए, तो आपको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये कम्पिटेटिव लेवल के लिए जरूरी है। ओके, तो चलिए हम लोग कुछ अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने ये बेसिक संविधान के बारे में मैंने आपको बेसिक थॉट्स बता दिया कि बेसिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप देख सीख सकते हैं कि संविधान जो है मूल सिद्धांतों या स्थापित नज़ीरों का एक समुच्चय है, जिससे कोई राज्य या अन्य संगठन क्या होता, अभिशासित होता है। अभिशासित का मतलब हो गया स्टूडेंट कि उसके द्वारा चलाया जाता है, संविधान के द्वारा, उसके कानूनों के तौर पे चलते हैं। किसी संस्था को प्रचलित करने के लिए क्या करता है, ये बनाया हुआ है, जो कि दस्तावेज है ये एक प्रकार का। और यह प्रायः लिखित रूप में होता है। क्या? संविधान हमारा जो है वो लिखित रूप में है। और यह एक विधि जो किसी राष्ट्र के शासन का आधार है। और अब मैं इसको बता दूं कि जो संविधान है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा क्या किया गया था, संचालित किया गया था। भारत का जो संविधान विश्व के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अगर बच्चों लिखित संविधान के बारे में अगर पूछ दिया जाए तो आपको अमेरिका आपके पास नाम आ जाना चाहिए। अगर मैं बोल दिया जाए कि इसमें कितने शब्दों का इस्तेमाल किया गया, तो आप भी देख ही सकते हैं यहाँ पे कि 1,46,385 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। कितने भाग का इस्तेमाल किया गया, तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे भागों की संख्या कितनी है, 25 भाग का इस्तेमाल किया गया है। अनुच्छेद कितने यूज किए गए हैं, तो 448 अनुच्छेद हैं इसमें हमारे भारतीय संविधान में। अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो 12 अनुसूचियों की संख्या है। और संशोधन की संख्या कितनी है? 104 संशोधन की संख्या है। तो चलिए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट हम देखते हैं यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर है, यानी कि जो बुक है ये एनसीईआरटी बुक है। आप एनसीईआरटी को फॉलो करिएगा तो बेटर होगा। और भी बुक, साइट्स बुक्स को आप लेकर क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। एक बात बताइए आप, अभी मैंने जो आपको संविधान के बारे में मैंने आपको कुछ भी बातें ऐसी बताई, आपने उससे क्या समझा। मान के चलिए कि आपका एक फैमिली है। अगर फैमिली में कोई नियम यानी कि रूल रेगुलेशंस ना हो, तो क्या वो फैमिली सही से चलेगी? आप ही सोच के बताइए। नहीं चल सकती है, कभी नहीं चल सकती है बच्चों। तो एक बात आप सोचिए कि जब आपके फैमिली को चलाने के लिए एक रूल रेगुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या आप जो यहाँ पे भारत है जिसकी जनसंख्या 138 करोड़ है, आपकी जनसंख्या फैमिली में कितनी होती है? 4 से 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15। लेकिन भारत की जनसंख्या कितनी है, आप सोच सकते हैं, 138 करोड़। कितनी है? 138 करोड़। ओके, और एक नंबर पे क्या होता है? चाइना, जिसकी 143 करोड़ है, हमसे 5 करोड़ ज़्यादा है। ओके, तो 138 करोड़ हमारी जनसंख्या है भारत की। तो बताइए आपकी इतनी बड़ी जनसंख्या को संचालित करने के लिए रूल रेगुलेशन तो होने चाहिए। तो वही हमारा क्या होता है, संविधान, यानी कि उसी से कंपेयर आप कर सकते हैं। ऐसे मैं बता रहा हूँ कि क्यों ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आप अपने माइंड में ये थॉट ला लीजिए कि हमारा जो संविधान है वो एक प्रकार का क्या है, रूल्स है और रेगुलेशंस है। इससे हमारा क्या होता है कि भारत के लोग, जितने भी हमारा जो शासन चलता है, इसके द्वारा ही चलाया जाता है। ओके, तो चलिए हम जानते हैं।
जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया कि संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। आपको मैंने पढ़ाया था, सॉरी आप तो 8th क्लास में है, मैंने 10th क्लास के भी अभी जो क्लासेस हुई है उसमें आपने राजनीतिक दल के बारे में पढ़ा। मैंने उस राजनीतिक दल में आपको बहुत सारे जो 10th के बच्चे हैं वो पढ़े होंगे कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ये कब हुआ था? 1885 में इसका गठन हुआ था। ये ओह्यूम द्वारा किया गया था। और भी आपने बीजेपी के बारे में पढ़ा, बासपा के बारे में पढ़ा, राजद के बारे में पढ़ा, जदयू के बारे में पढ़ा, ये सब अपने पार्टियों के बारे में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे हम राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी ना, सबसे पुरानी तो हमारी यही है। तो 1934 में क्या हो गया कि 1934, आपको डेट याद करना पड़ेगा स्टूडेंट, एक बात आप याद कर लीजिएगा। अभी सोचिएगा कि छोड़ो अभी पढ़ के क्या होगा ना, आप इतना याद कर लीजिए कि अगर आप 6 to 12 का अगर आपके पास जीके जीएस कहने का मतलब अगर स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप ना पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। आप पीसीएस के पहले आप बी लगा दीजिए तो बीपीएससी हो जाएगा, पीसीएस के पहले यूपी लगा दीजिए यानी उत्तर प्रदेश से यूपी पीसीएस हो जाएगा। आपको पता है? तो ये इतना आप पढ़ लीजिएगा ना तो आपको आईएएस लेवल का जॉब ना आप पा सकते हैं। तो आप क्यों इतनी लापरवाही कर सकते हैं? आप समझ ही सकते हैं, आपको हर एक सब्जेक्ट को, हर एक क्लास के सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। तो ये क्या दे रहा है कि 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को क्या किया? पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। यानी कि भारतीय संविधान की मांग कब की गई थी? 1934 में की गई थी। ये पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तेज हो गई और अंततः यह क्या होने लगा? दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। ओके, क्या किया गया? संविधान सभा का गठन किया गया। तो आप स्टूडेंट यहाँ पे देख ही सकते हैं कि 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में क्या कर दिया? शामिल कर दिया। और केवल भारतीयों को लेकर बनने वाला एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग जो थी वो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई। यानी कि दूसरा जब विश्व युद्ध आपका स्टार्ट हुआ उस समय क्या हो गया कि ये जो भारतीय संविधान की मांग थी इसमें और तेजी आ गई। क्या आ गई स्टूडेंट? और तेजी आ गई, यानी कि रफ्तार पकड़ ली ये संविधान में। ओके, अब हम इसमें देखेंगे स्टूडेंट क्या कि ये जो हमारा, अब हम और भी पृष्ठ 2 ये सब बता रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप क्या स्टूडेंट, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपने जो मैंने अभी आपको लाइन बताई ये आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके, तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट कि दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच क्या हुआ कि संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। क्या किया? एक नया प्रारूप तैयार कर दिया। किसके लिए? तो दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया और 150 साल की क्या होने लगा? 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत, यानी कि अंग्रेजों ने कितना साल? 1900 से तो आ ही गए थे वो, 1901 से 1907 में सूरत में अपना कंपनी तैयार किया था। 150 साल हो ही गया आपका, सॉरी 1800 में वो करीब उधर ही आए थे, 1800 के आसपास में, लेकिन धीरे धीरे अपना कंपनी उन्होंने बनाया था। तो 150 सालों को अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार क्या हुआ? अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिल गया। यानी कि जो अंग्रेज थे ना वो क्या कर दिए थे कि 150 साल से हम पे हुकूमत करते आ रहे थे। ओके स्टूडेंट, संविधान सभा के सदस्यों ने क्या किया कि स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से क्या किया? अंजाम दिया। और संविधान सभा के कामों के बारे में इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे कि और संविधान सभा क्या पढ़ा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट कि आज दुनिया में क्या, आज दुनिया में ज्यादा देशों के पास क्या है? अपना संविधान है। हर देश के पास संविधान है। अगर संविधान नहीं है तो कानून कैसे तैयार करेगा? आप ही बता सकते हैं। तो आज दुनिया के ज्यादा देशों के पास क्या है? अपना संविधान है। आम तौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा। जितने भी लोकतंत्र है ना, जिस देश में भी लोकतंत्र, जैसे भारत में हमारा लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र जहां जहां भी लोकतंत्र है वहां पे आप मान लीजिए कि संविधान होगा ही। लेकिन क्या हो गया स्टूडेंट? लेकिन इसका जो यह मतलब नहीं है कि जिन देशों के पास अपनी संविधान होते हैं
वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। ओके, यहाँ भी देखिए आपको राइटर क्या बोल रहा है, आप ये भी नहीं सोच सकते हैं कि जिसके पास संविधान है, इतना याद कर लीजिए कि जिसके पास लोकतंत्र है जिस देश में, उसके पास तो संविधान होगा ही होगा। ओके, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि जिस देश में लोकतंत्र है उसके पास भी अपना, जिसके पास संविधान है उसके पास लोकतंत्र होगा। अब बातों को समझिए, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड्स है। ये कह रहा है ना बच्चों कि यहाँ पे लोकतंत्र कहने का मतलब है कि जो लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र जिस देश में होगा वहाँ पे तो संविधान 100% होगा। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि जहाँ संविधान है वहाँ पे लोकतंत्र होगा, तो ये कहना गलत हो जाएगा। संविधान तो हर जगह होता है लेकिन लोकतंत्र नहीं होता। क्या सऊदी अरब में संविधान नहीं है? लेकिन वहाँ पे तो राजतंत्र है, लोकतंत्र तो है ही नहीं। लेकिन जहाँ लोकतंत्र है वहाँ तो संविधान है ही। ओके, तो मेरे बातों को उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट कि संविधान नई उद्देश्यों की पूर्ति करता है, यानी कि जो संविधान होता है वो नए नए प्रकार के उद्देश्य लाता है और उनकी पूर्ति भी करता है। उद्देश्य का मतलब क्या, मैं ये कर लूँगा, अच्छे अच्छे कारोबार होते हैं, फैक्ट्रियाँ खुलती हैं, ये सब उद्देश्य होते हैं। पहला, जैसे कि पहला क्या हो गया, यह दस्तावेज उन आदर्शों को क्या करता है, सूत्रबद्ध करता है, बांधता है, जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार क्या कर सकते हैं, रच सकते हैं। ओके, यानी कि जो वहाँ के नागरिक हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने अनुसार अपनी जीवन को चला सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो, क्या हो, हमारे समाज की जो मूलभूत स्वरूप है वो क्या हो, ये हमें संविधान ही बताता है। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय होते हैं। देश के भीतर क्या होते हैं बच्चों, बहुत सारे समुदाय होते हैं और उनके बीच कई बातें होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे सारे मुद्दे एक दूसरे से सहमत हो, यानी कि एक दूसरे से सहमत नहीं भी हो सकती। ओके स्टूडेंट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट दिया हुआ है, ये अपने नेपाल का फोटो है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जन संघर्ष हो चुके हैं। लोकतंत्र के लिए 1990 में क्या हुआ, संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। 1990 से हमारा वहाँ पे लोकतंत्र है। कहाँ पे स्टूडेंट, ये हमारा है नेपाल में। अब क्या हो गया कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था जो थी 2002 तक, यानी कि 12 साल कायम रही। अब देख ही सकते हैं कि 1990 से 2002 तक तो लोकतांत्रिक व्यवस्था रही वहाँ पे, लेकिन अक्टूबर 2002 में क्या हो गया कि राजा ज्ञानेंद्र ने गांवों में क्या किया, माओवादियों संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। ओके, देख ही सकते हैं आप पॉलिटिशियन कैसे क्या करने के लिए अपने मतलब अपने मन की बातों को करने के लिए क्या से क्या कर देते हैं। तो 12 साल आपका यहाँ पे नेपाल में लोकतंत्र रहा। फरवरी 2005 में क्या हुआ कि राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली। क्या किया कि अपने शासन का जो बागडोर था वो क्या कर दिया, अपने हाथों में ले लिया। और नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तावेज कर दिए। 12 सूत्री का मतलब होता है कि कोई पार्टनरशिप होगा। अब क्या हो गया कि इस समझौते पर आम लोग जो थे ना, वो लोकतंत्र और अमन चैन का बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लेकिन लोकतंत्र के लिए चल रहा ये जो जन आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था, अपने पीक पर पहुंच चुका था, यानी कि यहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा जागरूक हो चुके थे। जो आंदोलनकारी थे, जो प्रोटेस्टर थे, राजा की ओर दी हुई छोटी छोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया गया। यानी कि राजा ने जो लालच दिया इनको, उसे इन लोगों ने क्या कर दिया कि नामंजूर कर दिया। बोला कि नहीं, आप अपना मंजूरी अपने पास रखिए, हमको तो लोकतंत्र चाहिए आप, ठीक है। आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा का जो तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को क्या कर रही है, सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। और 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल में लोकतंत्र बन गया। आप बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं कि 1990 में लोकतंत्र तो बना, लेकिन 2002 में लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया गया। फिर 2008 में क्या हो गया कि लोकतंत्र का निर्माण हो गया। तो किसी देश जो होता है ना, किसी एक की बाप की औलाद नहीं होती है। ओके, ये सबकी होती है। तो यहाँ पे आप अपना, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना दाम नहीं दिखा सकते हैं। आप देख ही सकते हैं भारत में मोदी जी कैसे सबकी पूंगी बजा रहे हैं, जो मन सो करते जा रहे हैं, बच्चे उनके खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन उनको सुधरने का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं। ओके, तो मोदी जी जाने क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ओके, आप जो कर रहे हैं वो बहुत सारा गलत कर रहे हैं युवाओं के साथ में, उन पे बहुत ही क्या होगा, ये भारी पड़ने वाला है, चाहे जो भी हो।
तो कोई भी देश में अपनी मनमानी आप नहीं कर सकते, खास तौर से लोकतंत्र में। लोकतंत्र में तो आप अपनी मनमानी कर ही नहीं सकते हैं, इसीलिए लोकतंत्र क्या होता है, बेस्ट होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लोकतंत्र में पब्लिक राजा होता है, पब्लिक को हक होता है अपने राजा को चुनने का। ओके, तो जब अपने मन से चुनेगा तो अपने मन से तो उतार भी सकता है ना। अगर पब्लिक की हटी तो पता ही आपको क्या हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। अब क्या हो गया कि 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जनतांत्रिक आंदोलन का दृश्य ऊपर के चित्र में आपको देख ही सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब हम चलते हैं, कुछ बातों को पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिए जो चीज़ें आपको दिया गया है कि 1990 में तो हुआ लोकतंत्र, 2006 में फिर से हमारा क्या सत्ता को ख़त्म कर दिया गया नेपाल में, और फिर से लोकतंत्र हमारा आ गया, नया संविधान चाहिए था वहाँ पे। अब जब संविधान चाहिए था तो क्या हो गया कि आप देख ही सकते हैं कि ये आपका एक क्या है एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है। उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतंत्र शासन व्यवस्था पर चलने का जो कारण सारे नियम बदलने होंगे ताकि नया समाज की रचना की जा सके। अब यही कारण है कि नेपाल में लोग क्या करने लगे, 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। 2006 में तो स्टूडेंट ये लोकतंत्र हो चुका था, लेकिन अभी भी संविधान नहीं बना था, क्योंकि आपको पता है संविधान लिखने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि संविधान में बहुत सोच समझ के लिखना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको क्या करना होता है, संविधान से ही देश चलता है। अगर हमारा संविधान में ही कुछ त्रुटि है, कुछ गलत है, कुछ एरर है, तो आपका देश क्या होगा, सही समय सही ढंग से उस पर हम शासित नहीं कर पाएंगे। ओके, तो जैसे संविधान का जो दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना, जो आपकी राजनीतिक व्यवस्था है उसको तय करना होता है। और नेपाल पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर जो है वो राजा और मंत्री परिषद के साथ हाथ में रहेगी। किसके हाथ में रहेगी, जो शासन है वो किसके हाथ में रहेगी, बागडोर राजा और मंत्री परिषद के हाथ में ही रहेगी, और किसी के हाथ में नहीं रहेगी। ओके, अब जिन देशों ने क्या किया कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी, क्या की राज्य व्यवस्था चुनी, वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता था। क्या करता था, संविधान अहम भूमिका अदा करता था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लोकतंत्र हम अपने नेता को चुनते हैं। मैंने भी बताया कि लोकतंत्र में नेता चुनने का हक एक पर्सन को यानी पब्लिक को होता है, और हमारी ओर से सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सकें, ताकि हमारी जो सत्ता है हम चुनते हैं ताकि वो जिस इंसान को भी चुने हमारा वो मदद कर सके, हमारी हेल्प करे, हमारी ही कर सके। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या स्टूडेंट की फिर किसी बात की संभावना हम हमेशा क्या रहती है कि यह नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं, और इस तरह की विकृतियों के बचाव या उपाय मिलते रहते हैं। तो आप स्टूडेंट यहाँ पे देख ही सकते हैं कि जो राजनेताओं द्वारा क्या होता है, राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग में लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। अगर राजनेता जो है ना, अगर वो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं तो क्या हो सकता है, लोगों के साथ ज़्यादातर अन्याय हो सकता है। आप भी देख ही सकते हैं मोदी जी क्या कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कितने जनता के साथ अन्याय करते जा रहे हैं, किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं, युवाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। आप सारे जो जॉब्स हैं उनको प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं, तो कितना ये क्या कर रहे हैं इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है। जब युवा भड़केंगे तो इनकी क्या हाल होगी, बट ये भी नहीं समझ पा रहे हैं। ओके, पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इनको कौन सी दुश्मनी पड़ी है किसानों से, युवाओं से, क्या पता इनको क्या हो चुका है कि ये पूरे युवाओं को बर्बाद करने पे तुल गए हैं, किसानों को बर्बाद करने पे तुल गए। इनको पता नहीं कि इनका जो पेट भी बढ़ता है वो किसानों के द्वारा बढ़ता है। किसान अगर खेती करना छोड़ देना तो ये क्या खाएंगे, सोना चांदी खाएंगे या सिक्के या पैसे खाएंगे, खा के जिंदा तो नहीं रह पाएंगे ना, मर जाएंगे छटपटा के। लेकिन यहाँ पे आप ये समझ नहीं रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके फ्रेंड, तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं। पता नहीं इनकी गलती है, 5 साल तो अच्छे से किए हैं, लेकिन अब पता नहीं इनको क्या हो गया है कि 2019 के बाद अगला अलग अलग सा रंग दिखा रहे हैं ये। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट कि इसका एक उदाहरण नीचे के चित्रित में यहाँ पे दिया गया आपको चित्र में। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये जो हमारा लोकतांत्रिक समाजों में क्या होता है, प्राय संविधान ही ऐसा नियम तय करता है कि जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों में सत्ता इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। और भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंडों में दिए गए हैं। ओके, तो आप 7th क्लास में ऐसे बातों को पढ़े हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है स्टूडेंट, आप देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान कहता है कि धर्म, हमारा संविधान यानी कि भारत का संविधान। ओके स्टूडेंट, हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ हम भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ओके, यानी कि हम इसे अनुच्छेद 17 में पढ़ेंगे क्या
सॉरी अनुच्छेद 17 में कि यहाँ पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक, ओके। अस्पृश्यता इसको बोलते हैं हम लोग। और इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। यानी इसमें कहा गया है कि क्या, कि सबके सब क्या है, समता का अधिकार, समानता का अधिकार दिया गया है। कहने का मीन्स है कि यहाँ पे हर एक इंसान को एक ही मतलब कि मौलिक अधिकार मिला है, यानी कि सबको हक है कानून यानी कि अपने देश में जीने का, तो सब कुछ समान अधिकार मिला हुआ है। तो लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र में संविधान एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे, ओके। आपने क्या देखा यहाँ पे कि लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम क्या होता है, यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह, अगर मान के चलिए कि आप ताकतवर हैं और आपका सामने वाला कमज़ोर है, ओके। अब ये ना हो कि आप ताकतवर हैं तो चलिए उसको थोड़ा सा लपेट दें, थप्पड़ लगा दें, ओके। तो आप ये समझ के अगर उसको लगाइएगा तो संविधान कहेगा कि आप आ जाओ थोड़ा मेरे पास, थोड़ा मुझे भी तो जान लो। जब उसको आप जानने के लिए जाइएगा तो लपेट लपेट के मारना, उठा उठा के पटकना स्टार्ट करेगा, ओके। क्योंकि संविधान ये क्या कहता है कि हर इंसान को समान मौलिक अधिकार मिला है, तो आप किसी को सता नहीं सकते हैं, ओके। तो वही यहाँ पे बात बच्चों दे रहा है स्टूडेंट कि लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह के लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ओके। अगर कोई स्टूडेंट मान के चले कि IAS ऑफिसर IAS हो गया और एक कमज़ोर पक्ष को क्या कर रहा है, वो दबा रहा है अपनी, मतलब कि अगर मान के चलिए कि वो ठीक है, वो अगर कोई क्राइम किया है तो वो कर रहा है तो कोई बात नहीं है, वो तो संविधान में अपना जाएगा। लेकिन अपना वो जाति दुश्मनी उससे निभाने की कोशिश में कुछ कर रहा है ना, तो अगर सच्चाई अगर उसके सामने, अगर संविधान के सामने किसी अगर आ जाए तो IAS ऑफिसर को भी सज़ा मिल सकती है, प्रधानमंत्री तक नहीं बच सकते हैं, ओके। चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे बच्चे कि ये जो चित्र आपको यहाँ पे देख ही सकते हैं कि सबको समान अधिकार मिला हुआ है, लड़ना नहीं। यहाँ पे लड़कियों को देखिए कैसे ये आके अथी कर रहा है, ठीक है, जैसे दे रहा है कि खेल की घंटी बज गई, चलो आज कुछ अलग खेल खेलते हैं, बास्केटबॉल, ये लड़कियाँ बोल रही है। तो लड़के बोले नहीं हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे, ओके। अब शिक्षक आ रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये तो होना ही था, लड़कों की संख्या कक्षा में क्या है, ज़्यादा है, इसलिए ये दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि कम हो या ज़्यादा हो, आप सबको समान है, लड़की हो या लड़का हो, ओके। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कि इस तरह के अवस्था जो हालात लोकतांत्रिक समाजों में भी क्या होता है, पैदा हो सकते हैं, लोकतंत्र में भी ऐसा पैदा हो सकता है, क्योंकि कोई कुछ ऐसे तुच्छे लड़के होते हैं, तुच्छे इंसान होते हैं जो ऐसा करना स्टार्ट करते हैं, जहाँ बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैला हुआ लोग करता है और इसमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती है। इसलिए हम लोग मुसलमानों को क्या बोलते हैं, अल्पसंख्यक बोलते हैं, इनकी कमी है हमारे देश में, और उनका नुकसान होता है, किसका, उनका नुकसान होता है। जैसे कि इस चित्रपट में आपको पता चलता है कि बहुमत की जो निरंकुशता है, खतरा हर समाज में बना रहता है, और संविधान में दिए गए नियमों के इस बात का ख्याल रखा जा सकता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज़ से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यकों के सामान्य रूप से क्या करे, उपलब्ध हो, ओके। अब हम देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्पसंख्यकों पर क्या है कि बहुसंख्यकों के किसी निरंकुशता या दबाने पर प्रतिबंध लगाने की संविधान का महत्वपूर्ण कार्य, और यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, और जिसे अंतर सामुदायिक इंटर कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं, या फिर एक समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरे को दबा सकते हैं जिससे कि अंतर सामुदायिक यानी इंट्रा कम्युनिटी वर्चस्व रह सकते हैं, ओके स्टूडेंट। अब यहाँ पे आप देख ही सकते हैं संविधान क्यों होना चाहिए। इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि खुद अपने आप को बचा सके, ओके। तो जैसा कि स्टूडेंट यहाँ पे आपने देखा कि संविधान क्यों चाहिए, ओके। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके बारे में देखेंगे। तो इसका तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है ना कि संविधान होने का जो नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि संविधान क्यों चाहिए, ये तीसरा कारण है इसका, ये क्या है कि हम खुद अपने आप को बचा सकते हैं। संविधान से क्या होता है कि हम अपने आप को ही बचा सकते हैं। अगर यहाँ पे संविधान न रहे ना तो दिन दहाड़े जैसे कि इतने क्राइम होते हैं, अगर ये कानून न रहे तो बहुत सारा क्राइम होना शुरू हो जाएगा, लोग निश्चिंत निफिक्र हो जाएंगे कि कुछ तो होगा नहीं, चलो किसी से भी कुछ भी कर दो। यह बात सुनने में ज़रा अजीब लगती है, लेकिन असल में इसका मतलब है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं और ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदाह हो सकते हैं।
और संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में क्या करता है, मदद करता है। ओके, तो आप जैसे कि ये सब पिक्चर, आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो करिए, सबसे बेटर है आप एनसीईआरटी बुक को पढ़िए, क्योंकि ये सब क्लास होता है ना एनसीईआरटी बुक से ही होता है। आप अपने पास एनसीईआरटी बुक को रखा करिए, आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। अब जी देख सकते हैं आप स्टूडेंट कि संविधान हमें ऐसे फैसले लेने पर भी रोक सकता है जिससे बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है। अगर मान के चलिए कि हम कुछ काम करने जा रहे हैं, अगर मुझे संविधान से ही हम क्या होता है ना कि सीख लेते हैं कि अगर जो मैं काम करने जा रहा हूँ ना, क्या वो काम गलत है कि सही है। अगर गलत है तो हम डरते हैं करने में, ओके, क्योंकि हमारा संविधान वहां पे हमें रोक देता है। क्योंकि आपको पता है अगर कोई क्राइम करने आप जा रहे हैं, किसी को मार दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको संविधान में सजा लिखी हुई है, तो आपको क्या मिल जाएगी, सजा मिल जाएगी, जिससे हम डर से क्या करते हैं, वो क्राइम करने से बच जाते हैं। जिनमें देश आस्था रखता है, क्या रखता है, जिनमें देश आस्था रखता है। अगर हम उदाहरण के तौर पर ले लें तो लोकतंत्र को मानने वाला जो अधिकांश लोग हैं ना, जितने भी लोग लोकतंत्र को मानते हैं, वो क्या करते हैं, से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति यानी कि पार्टी पॉलिटिक्स बहुत ही विकृत हो चुकी है, बहुत ही बढ़ चुकी है। इसलिए हम चीजों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए, या फौजी शासन हो जाना चाहिए। आप देखिए दो यहाँ पे चीज दिया हुआ है, तानाशाह और फौजी। तानाशाह का मतलब हो गया कि उसमें एक हो, ओके, यानी कि ऑटोक्रेसी हो। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है एक तंत्र होना, उसमें एक ही राजा के, यानी कि राजतंत्र हम बोल सकते हैं। फौजी का मतलब है कि जो सेना है, इस पूरा देश का जो बागडोर है वो सेना के हाथ में दे दिया जाए। इस भावना में जो बहकर लोग क्या होते हैं, बहुधा इस बातों को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर पर तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। ओके, ये जो तानाशाही होता है ना, बहुत ही खराब चीज होता है, और लोकतंत्र होता है ना जो सबसे इम्पोर्टेंट, यानी सबसे, अगर जिस देश में लोकतंत्र है ना वो देश बहुत अच्छा है। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस कदर क्या करता है, वो उन्माद से बचाता है कि ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने में। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम तानाशाही, अगर किसी भी देश की जो बागडोर है किसी तानाशाह के अगर हम हाथ में दे दें, तो वो क्या करता है, देश को तहस नहस कर देता है। यानी कहने का मतलब है कि देश को एक ऐसे मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर देता है जहाँ पे देश की बहुत सारी बर्बादी हो जाती है। अगर हम यहाँ पे एक बात बोल दें कि एक अच्छा जो संविधान होता है वो देश की क्या करता है, बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है, या ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारी कानून होते हैं उनको ये क्या करता है, बचाता है, और जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेपाल में लोकतंत्र के चले आंदोलन की सफलता के बाद क्या हुआ, वहाँ के लोगों ने एक नया संविधान अपनाया। ओके, अब यहाँ पे ये तो चीज़ लिखा हुआ है। अब आप आते हैं यहाँ पे देखिए कि भारतीय संविधान का जो मुख्य लक्षण है वो क्या है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे, जैसे दे रहा है कि 20वीं सदी के आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। क्या हो चुका था, हमारे जो भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन हो रहे थे, जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, ये बहुत पुराने हो चुके थे। और स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत जो है किस तरह का होना चाहिए। जो भी लोग थे राष्ट्रवादी लोग, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने बहुत सारा विचार पे काफ़ी विचार किया कि हमने तो स्वतंत्रता हासिल कर ली, लेकिन जो जनसंख्या है उसको चलाने के लिए एक संविधान की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। तो उस संविधान को चलाने के लिए हमें क्या होना चाहिए, एक अच्छा संविधान होना चाहिए। इस पे ज़्यादा राष्ट्रवादी लोग क्या कर रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे। उसके बाद क्या हो गया, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ा था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। जो भी नियम मानना पड़ा था उनको, वे नियम वो खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्यों के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, यानी कि लोकतंत्र होना चाहिए भारत में, राजतंत्र नहीं होना चाहिए। और उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। और इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज के नियम क्या होंगे, ये सब भी उसमें रख दिया गया था। अब क्या होने लगा कि यह काम जो था ना वो आदमी के वश का नहीं था।
और इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया था संविधान बनाने में। और 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे 300 लोग। 1946 में 1946 में संविधान सभा की गठित हो गई थी। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठक होती रही, यानी कि अगले 3 सालों तक, यानी कि 49 तक। ओके, चलिए अब अगले पेज में बढ़ते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट कि जो संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने बड़ी जिम्मेदारी थी। क्या थी? बड़ी जिम्मेवारी थी। जो भी संविधान सभा के सदस्य आकर आपको कोई काम दे दिया जाए तो आप उस काम के प्रति क्या हो जाइएगा? बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप ले सकते हैं, आपको तो बनाना पड़ेगा। तो हमारे देश में कई समुदाय थे, बहुत सारे जाति वाले लोग थे। उतनी न तो भाषा एक ही थी और न एक धर्म था। ऐसे थी ना कि यहाँ पे भाषा भी एक नहीं था और ना ही धर्म भी एक था, अलग अलग धर्म के लोग थे, अलग अलग भाषा के लोग भी थे यहाँ पे, और न ही एक जैसी संस्कृति भी थी भारत में। वैसे भी हम संविधान लिखा जा रहा था और उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था, क्योंकि हम लोग आज़ाद हुए थे। और जब आज़ादी मिली ही थी तो वहाँ पे तो उथल पुथल शुरुआत में होगी, रहेगी ही। तो भारत में क्या था कि बहुत सारे लोग जो थे ना, एक भाषा के तो थे भी नहीं, अलग अलग भाषा के थे, अलग अलग धर्मों के थे, संस्कृति भी यहाँ तक की अलग अलग थी। अब इसमें संविधान बनाना बहुत ही नाजुक सी बात थी। अब देखा गया क्या कि भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा लगभग तय हो चुका था, क्योंकि धर्म भी अगर ज़्यादा थे तो यहाँ पे क्या था कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा तो तय हो ही चुका था, और कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा। कुछ ऐसी भी रियासत थी जो अभी भी तय नहीं कर पा रही थी कि मैं पाकिस्तान में रहूं, भारत में रहूं या खुद बनूं। ओके, वे किधर जाएगी ये भी अभी तैयार नहीं हो रहा था। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी और भारतीय संविधान के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे। ओके, ये हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे ना, ये बहुत सारे मुद्दे उनके पास खड़े हो जा रहे थे कि जो हम लिख रहे हैं, संविधान बना रहे हैं, जैसी हमारी देश की हालात है, क्या हम इसके तरह हम लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, क्या किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचे या किसी को ज़्यादा लाभ तो नहीं पहुंचे, ये सब सोच विचार किया जा रहा था। लेकिन अपने ऐसे ऐतिहासिक दायित्वों को बहादुरी से पूरा किया और देश का एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया गया कि राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। यहाँ पे क्या कर, इतना मुद्दा होने के बाद भी जो संविधान के सदस्य थे उन्होंने ऐतिहासिक दायित्वों को बहुत बहादुरी से पूरा किया और ये कल्पनाशील दस्तावेज उन्होंने बना दिया जो कि राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता पर प्रति गहरा दिखाई देता है। अब ये जो दस्तावेज था ना, जो दस्तावेज तैयार किया उन्होंने, वे सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता के महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी जोर दिया गया था, यानी कि सब चीज़ें जनता को देखते हुए किया गया था। अब हम देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट की ये जो भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामी का उल्लेख किया गया है और इस बातों को पढ़ते हैं, विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार, प्रतिनिधित्व से संबंधित, इन सब बातों को हम ये सब इसमें कुछ जोड़े गए हैं संविधान सभा में। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है संघवाद। अब ये संघवाद क्या है, जिसको हम लोग फेडरलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? फेडरलिज्म। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें का होना, एक सरकार नहीं होना, एक से ज़्यादा अधिकतर सरकारें होना। हमारे देश में राज्य स्तर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर की भी सरकारें हैं। आपको पता ही होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भी सरकार है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी है। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है। यहाँ पे दो स्तर तो आपने देख लिया, राज्य स्तर पे और केंद्र स्तर पे। जो पंचायती राज व्यवस्था है ना, ये तृतीय स्तर का है और इसके बारे में हम कक्षा 6 में भी पढ़ चुके हैं और 7 की किताब में भी हम पढ़ेंगे। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ चुके होंगे। ओके, तो अब हम चलिए यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट कि भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही दूसरे पूरे देश की फैसला न ले। ओके, कहने का मतलब भारत में बहुत सारे हैं, दिल्ली कैपिटल भी ली तो दिल्ली में ही तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। अब ये देखा गया कि एक ही इंसान, कुछ लोग ही दिल्ली में बस बैठकर और इन सारे लोगों पे शासन न करे, ये भी देखा गया, इसलिए राज्य स्तर की भी सरकारें बना दी गई। ओके, तो स्टूडेंट तब हम यहाँ पे देखेंगे
इसलिए प्रांतीय स्तर की भी जो सरकारें थी ना, जो प्रांतीय स्तर की सरकारें थी, स्तर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग अलग फैसले भी लिए जा सके। ओके, प्रांतीय स्तर की भी सरकारें बनाई गई ताकि वहाँ के जो लोग थे उनको अलग अलग इलाकों को देखभाल किया जा सके। अब भारत के सभी, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक बड़ा है आपका ये, अब यहाँ बीच में कोई बैठ के इतने पे अगर राज करेगा तो किसी को लाभ मिलेगी, किसी को लाभ नहीं मिलेगी। अगर मैं इसी को क्या कर दिया कि बांट दिया ऐसे 4 टुकड़ों में, सेंटर में तो बैठ के कोई राज ही कर रहा है, यहाँ पे एक मैंने लोग को बैठा है, यहाँ भी लोग को बैठा है, यहाँ भी बैठा है, यहाँ भी बैठा है और यहाँ भी बैठा है, यानी कि अलग अलग यहाँ पे क्या हो गए, अलग अलग लोग यहाँ पे शासन करना शुरू कर दिए। ये तो सबको देखेगा, लेकिन इनको बोल दिया कि भाई आप इस कैटेगरी में लोगों को देखिए, इनको बोला गया कि आप भाई इस कैटेगरी में लोगों को देखिए, इनको बोला गया कि इस कैटेगरी में देखिए। तो अलग अलग जब छोटे छोटे तौर पर ये देखेगा तो क्या होगा, सारे लोगों को लाभ मिल जाएगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा ही। ओके, अब जैसे कि राज्यों का कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वैता अधिकार है, राज्यों को भी दे दिया गया कि आप किसी मुद्दों पर क्या करिए कि खुद से अधिकार, यानी कि अपना खुद का फैसला लीजिए। और राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ा है। क्या करना पड़ता था कि जो केंद्र द्वारा बनाया गया करता था और उसके बातों पे अगर कोई सवाल उठता था केंद्र सरकार वाली बातों पे, तो वहाँ पे कानून मानना पड़ता था राज्य सरकारों को। कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियाँ दी गई है जिससे बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकारें किन मुद्दों पर कानून बना सकती है, और इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से कर सकती है। ओके, अब संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधित्व नहीं होते हैं और उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। किसको, राज्य सरकारों को अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। ये केंद्र सरकार के चमचागिरी नहीं करते, ये क्या करते हैं, अपनी इनके पास भी कुछ पावर्स होती हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट कि भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं, कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा स्टूडेंट यहाँ पे संसदीय शासन पद्धति। क्या देखेंगे, संसदीय शासन पद्धति। अब हम यहाँ पे देखेंगे सरकार के सभी स्तरों पर जो प्रतिनिधियों का चुनाव लोग क्या करते हैं, खुद करते हैं। और कक्षा 7 की किताब में आपने ये पढ़ा है कि संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। और संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो क्या हो गया, उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वैश्विक मताधिकार का प्रयोग करने का योग्य बना दिया है। जब उन्होंने संघर्ष किया भारत के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए, तब जो कानून बना रहे थे लोग, संविधान तय कर रहे थे लोग, उन्होंने सोचा कि जब इतना करने के बाद भी हमारे जो जनता है, हमारी जो भारतीय जनता है, उनको वैश्विक मताधिकार का प्रयोग करने का क्या कर दिया गया, योग्य बना दिया गया। अब उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीके को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, वर्ग, औरत मर्द के फर्क पर भी आधिकारिक उच्च नीच की बेड़िया भी तोड़ा जा सकता है। ओके, सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि प्रतिनिधियों को चुनाव में देश के सभी लोगों में सीधी भूमिका होती है, और इसके अलावा हर व्यक्ति खुद की चुनाव भी लड़ सकता है। ओके, ये भी हक है कि हर व्यक्ति क्या कर सकता है, खुद की चुनाव लड़ सकता है। अब हम देखेंगे तीसरा जो पॉइंट है वो है शक्तियों का बंटवारा कैसे कैसे किया गया। फेडरलिज्म में हम राज्य और केंद्र के बारे में पढ़ ही रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे संविधान के अनुसार सरकार को 3 अंग है। कौन कौन सी अंग है बच्चों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं, 3 प्रकार की अंग है शक्तियों के आधार पे, और वो कौन कौन सी है, पहला है हमारा विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। ओके, अब ये कह रहा है क्या यहाँ पे, जैसे कि दिया हुआ है कि जो विधायिका में क्या होता है, विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, जो हम सदस्य चुने जाते हैं वो विधायिका में होते हैं। कार्यपालिका में ऐसे लोगों का समूह होता है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। कार्यपालिका में ऐसे लोग हैं जो कानून को लागू करते हैं और शासन चलाते हैं। और न्यायालयों की व्यवस्था की न्यायपालिका कहा जाता है। क्या करते हैं हम लोग, न्यायालय यानी कि जो कोर्ट होते हैं उनकी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, न्यायपालिका बोलते हैं।
जिसके बारे में इस पुस्तक के इकाई यानी कि 3 में पढ़ेंगे। आप देखिएगा आगे चैप्टर 3 में, सरकार के किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है ये, यानी कहने का मतलब है कि सरकार के किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग अगर कोई कर रहा है, अगर वहाँ पे नेता, उसको रोकने के लिए ये प्रावधान किया गया है। और इन सभी अंगों की शक्तियाँ एक दूसरे से अलग होती है। क्या होगी, एक दूसरे से अलग होगी। और शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। ओके, अब हम देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे कि मौलिक अधिकार। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के कुछ अधिकार हैं, जैसे समता का अधिकार है, यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार है। मैं सब पढ़ाऊंगा, पहले आप ये समझ लीजिए सब मौलिक अधिकार दिया हुआ है। तो पहले आप ये देख लीजिए। मैं पहले इस बात को आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि भारतीय जो संविधान है उसमें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ओके, मौलिक कर्तव्य भी होते हैं 11, मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 होती है, मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ओके, साथ थी पर यहाँ पे जो संपत्ति का अधिकार है ना, उसको 300 अनुच्छेद के द्वारा हटा दिया गया था। ओके, तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे समता का अधिकार। अब ये क्या है, कानून के नज़र में सभी लोग क्या है, समान है। क्या है, समान है। और इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। ये समता का अधिकार में कहा जाता है। किसमें कहा गया है, समता के अधिकार में ये कहा गया है कि हमारे जितने भी नागरिक हैं ना देश के, उनको सेम कानून दिया जाएगा, समान कानून, समान उनको समानता दिया जाएगा और सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा, यानी किसी को कम और किसी को ज़्यादा नहीं करेगा, सबको समान करेगा। और इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। धर्म का मतलब अगर कोई नीच जाति का है तो आप उसको कुछ नहीं बोल सकते हैं, आप उसके खिलाफ कोई लालचा नहीं लगा सकते हैं। जाति है तो जाति के अकॉर्डिंग भी आप नहीं कर सकते हैं। लिंग के आधार पर अगर लड़की है या लड़का है, इसमें आप देखते हैं, या न्यूट्रल लोग, बहुत सारे जो लोग होते हैं लिंग के आधार पर एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, ये आप नहीं कर सकते हैं। ओके, तो खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर भी सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होता है। ओके, दुकानों पर भी जो आपको क्या होता है, समान अधिकार होता है। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। अब ये नहीं कि आप रोजगार आप दे रहे, नहीं मैं इसको दूंगा, तुम्हें क्यों दूं, तुम ये हो, ये भी नहीं कर सकते। आप समान अधिकार सबको मिला हुआ है, अपना पढ़ो लिखो नौकरी लो। लेकिन इसके अलावा कुछ अपवाद हैं जिनके बारे में किसी किताब में हम आगे पढ़ेंगे। और क्या है, छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन किया गया है 17 अनुच्छेद में। दूसरा हमारा है स्टूडेंट स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, तो इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने की और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा, कारोबार करने की अधिकार शामिल है। इसे हम कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। ओके ओके, तो चलिए अब चलते हैं यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये क्या है, संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, यानी कि कहने का मतलब है कि मानव की तस्करी करना, मानव व्यापार करना, जबरिया श्रम, जबरिया का मतलब होता है जबरन करना, और 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को मजदूरी में रखना, ये क्या होता है, अपराध होता है। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये सब मौलिक अधिकार आपको याद कर लेना पड़ेगा। सभी नागरिकों को भी पूरी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा या धर्म के अपनाना, इसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। ओके, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। अब ये क्या है, तो संविधान सभा में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई लोग, अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्था खोल सकता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे दे रहा है 6 नंबर में कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ये क्या है बच्चों, तो यदि किसी नागरिकों को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो इस अधिकार को सहारा लेकर वो अदालत में क्या कर सकता है, वो जा सकता है। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं हम लोग कहाँ थे, मौलिक अधिकार में। ओके, ये सब हमारे मौलिक अधिकार हैं और ये सब मौलिक अधिकार, ये सबके सब मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों के अलावा खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहते हैं मौलिक आत्मा को।
मौलिक अधिकार को। और औपनिवेशिक शासन में राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया गया था। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता का दुरुपयोग से बचने के लिए लिखित अधिकार होने चाहिए और लिहाजा मौलिक अधिकार देश की नागरिकों के लिए सत्ता में मनाने होंगे। अब हम देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष क्या है। जैसे दे रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य वो होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता, यानी कि हर धर्म को समान अधिकार देता है। इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे ही। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट ये जो हमारा चैप्टर था 8th क्लास का चैप्टर फर्स्ट, ये अब फिनिश हुआ। ओके, तो आपने आज हम लोग क्या किए, 8th क्लास के चैप्टर को अगर हम फिनिश कर लिए। अगर आपको बच्चों ये अगर स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाने की कोशिश करें, अपने दोस्तों को बताएं पाथफाइंडर क्लासेस के बारे में। इस क्लासेस के अलावा एक और क्लासेस है, मैं आपको बता दूँ, आयान स्टडी क्लासेस। ओके, इसमें आपको यानी कहने का मतलब है कि बहुत सारे सोशल स्टडीज़ की जीके इसमें टॉपिक आपको कराया जाता है। तो अगर आप चाहें तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह है आयान स्टडी क्लासेस। ओके, तो चलिए आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।